हेलो दोस्तों, स्वागत है केबीएस लाइब्रेरियन के तौर पे। आज आपका लाइब्रेरियन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा। आप केबीएस हो या एनबीएस का एग्ज़ाम या डीएसएसबी, अभी फ़िलहाल ईएमआरएस का फॉर्म फिल हो रहा है। जो भी बच्चे स्टूडेंट भरे हैं दोस्त लोग, उनके लिए आज का क्लास लाइब्रेरियन का ख़ास तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि 9 घंटा, 10 घंटा और 18 घंटा का क्लास चल रहा है। आपका जीके जीएस साइंस का अलग चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का अलग, हिस्ट्री का अलग। तो आप जो नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िलहाल वो ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरा वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखिए जाकर फ़िलहाल। और आज का लाइब्रेरियन का क्लास शुरू करते हैं। केबीएस का रोज़ प्रैक्टिस सेट होगा, रोज़ रात 8 बजे। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको ये देख सकते हैं स्पेशल 2018 में 2015 2013 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा। तो फिलहाल आप लोग क्या चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वीडियो को लाइक करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई भी एग्ज़ाम का लाइब्रेरियन का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि पहला सवाल क्या बोल रहा है, डबलिन कोड मेटा डाटा क्या है। डबलिन कोड मेटा डाटा क्या है और क्या होता है। तो चलिए विस्तार से हम आपको आंसर मत देखिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद आंसर देने के लिए। तो फिलहाल इसका आंसर होगा, ये कितने एलिमेंट होते हैं, तो 15 एलिमेंट होते हैं। 15 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, तो 15 एलिमेंट है। और ये कब प्रकाशित हुआ और कहाँ हुआ, तो ओहिया कॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये 1995 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप ज़रूर रखिएगा। कोर का मतलब आप जान सकते हैं, क्योंकि इसमें तत्व व्यापक और समान है, संसाधन की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करने के लिए है। चलिए, डबलिंग के बारे में आप जान चुके हैं। तो अब जानते हैं सेकंड क्वेश्चन आज का। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, 3 कार्ड सिस्टम। ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। 3 कार्ड सिस्टम किसके द्वारा उपयोग किया जाता है और कौन कौन से कार्ड होते हैं। तो कौन कौन से कार्ड होते हैं, तो 3 कार्ड सिस्टम आपका रंगनाथन जी के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा, तो रंगनाथन जी के द्वारा शुरू किया गया है। तो 3 कार्ड में कौन से हैं, तो चेक कार्ड इम्पॉर्टेंट। चलिए मैं विस्तार से समझा देता हूँ। रजिस्टर्ड कार्ड हो गया आपका, देख सकते हैं। क्लासीफाइड कैटलॉग कार्ड होता है, क्लासीफाइड कार्ड होता है। तो विस्तार से समझते हैं। बी, इसका आंसर होगा 1930 ईस्वी में ऐसा रंगनाथन जी के द्वारा मद्रास विश्वविद्यालय में 1930 में किया गया। इसका निर्माण उद्देश्य एक पत्रिका के नियंत्रण रखने एवं लेखन जोखन रखने के लिए किया गया है। और कार्ड का आकार आपसे कई बार पूछ चुका होगा, एग्जाम में आप दिए होंगी, एक्सपीरियंस होगा। तो ये कार्ड पूछा गया है, 5x3 होता है कार्ड का आकार। ठीक है, कार्ड का आकार कितना होता है, 5x3 होता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना अनिवार्य रहेगा आपके लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। चेक कार्ड होता है सबसे पहले, पहला पॉइंट, चेक कार्ड रजिस्टर कार्ड के नाम से जाना जाता है। यह अवधि के नाम से तैयार किया जाता है और यह ट्रे में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, आगे बताते हैं हम आपको। फिर जांच पत्रक चेक कार्ड होता है, महत्वपूर्ण कार्ड होता है, किसी को विशेष मुद्दे की प्राप्ति और गैर रसीद की जांच के सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, क्लासिफाइड कार्ड होता है। उसके बाद क्लासिफाइड कार्ड एक पाठक को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं कि पुस्तकालय में किसी विशेष विषय पर कौन सी पत्रिका प्राप्त होती है। ठीक है, लाइब्रेरियन का 2018 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही फ़ायदा रहेगा। फिलहाल आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आज का। थर्ड क्वेश्चन, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। पुस्तक वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक की प्रोलोगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किसके द्वारा लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है, इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपका आया है 1931 ईस्वी में आया है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद 2 साल बाद, याद रखिएगा, 2 साल बाद आया है आपका सीसी आया है, कोलन क्लासिफिकेशन आया है। फिर थर्ड याद रखिएगा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड होता है। ठीक है, फिर 5वां याद रखिएगा आपका
प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन आपका 1937 ईस्वी में आया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और डॉक्टर नाथन जी के द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट बार बार आपसे पूछा जाता है। और 2 पॉइंट और मैं बता देता हूँ आपको कि ये बुक लिखा गया था, ये 7 सूत्र को प्रतिपादित किया गया था। पहला पृथ्वीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, जितना पहला संस्करण आपको 1937 में और दूसरा संस्करण 1957 ईस्वी में हुआ था। कुल 35 उपसूत्र थे। तीसरा संस्करण 1967 में 43 उपसूत्र के साथ प्रकाशित किया गया था। फिर आपको पता होना चाहिए कि फिर टपक गए डॉक्टर रंगनाथन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या बोला जा रहा है? 570 कई बार आपसे ये सवाल में पूछा जा चुका है आपसे। ठीक है, तो 570 में आपका कि डीडीसी के 19वां संस्करण मुक्त 570 इंगित करता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि 500 में सबसे पहले आएगा क्या। तो 500 में आपका आएगा साइंस आएगा। ठीक है, 600 में आपका आएगा आर्टिफिशियल साइंस होगा। ठीक है, 700 में आपका आर्ट्स होता है। फिर आपका 800 में आपका लिटरेचर होता है और 900 में आपका होता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें आंसर होगा सी। 570 का पूछा था तो सी होगा। ठीक है, सी होगा इसका आंसर। डीडीसी का 19वां संस्करण 570 को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ कि ये 10 मेन क्लास था। तो पहला आपका 00 आप इसको इसको आप बोल सकते हैं 00 में जनरल और कंप्यूटर अदर कह सकते हैं। 100 में आपका साइकोलॉजी और फिलॉसफी बोला जाता है। 200 में आपका रिलीजन दिया जाता है। 300 में आपका सोशल साइंस किया जाता है। 400 में आपका लैंग्वेज आता है। फिर 500 में जैसे हम आपको बताएं कि साइंस आता है। तो ठीक है, आपसे एक सवाल से आपका 1000 क्वेश्चन बना दिया जाएगा, जिससे आपका आराम हो सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ये स्पेशल क्लास चल रहा है। ये केबीएस के साथ साथ कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ये हमारे इसका भी जस्ट भरे होंगे। डीएसएसबी का है एग्ज़ाम, राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए 5वां क्वेश्चन आज का 5 क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया है। इफ़ इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर। यूनेस्को के द्वारा इंफॉर्मेशन फॉर प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था तो याद रखिएगा 2000 ईस्वी में किया गया था। अंतर सरकारी कार्यक्रम कहा जाता है। तो यूनेस्को की स्थापना आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो यूनेस्को की स्थापना आपका 16 नवंबर 1945 में तथा गठन 4 नवंबर 1946 में पेरिस फ्रांस में किया गया था। यूनेस्को की टैगलाइन क्या है? विश्व धरोहर हमारी धरोहर। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन है ट्रोपोलॉजी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेटवर्क ट्रोपोलॉजी जिसमें नोड केंद्रीय नाभिक हब से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं। ये कई बार सवाल में आ चुका है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। इसका आंसर होगा स्टार ट्रोपोलॉजी बोला जाता है। जैसे कि इसका कंप्यूटर का खास तौर पे याद रखिएगा, ये कंप्यूटर में जोड़ने का डाटा जो होता है ना, डाटा को विधि को ट्रोपोलॉजी बोला जाता है। ट्रोपोलॉजी किसी नेटवर्क में कंप्यूटर को ज्यामितीय व्यवस्था से कहते हैं। चलिए स्टार टोपोलॉजी किसे बोलते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली नेटवर्क है। इंपॉर्टेंट है, टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्या यूज किया जाता है तो स्टार टोपोलॉजी किया जाता है। तो इसमें हर नोड एक केंद्रीय नेटवर्क डिवाइस से जोड़ता है। केंद्रीय नेटवर्क डिवाइस एक सर्वर के रूप में कार्य करता है और बाकी कंप्यूटर क्वालिटी के रूप में कार्य करता है। चलिए रिंग टोपोलॉजी है, मेश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, ये सब इंपॉर्टेंट सारा का सारा बस इन टोपोलॉजी के बारे में पूछता है। इसमें सभी कंप्यूटर को एक ही तार से एक ही क्रम में जोड़ा जाता है, उसी को बस टोपोलॉजी बोला जाता है। एक लाइन में हम आपको ट्री टोपोलॉजी भी समझा देते हैं कि इसमें स्टार तथा बस दोनों प्रकार के टोपोलॉजी का लक्षण विद्यमान होता है। तो बस टोपोलॉजी क्या बोलते हैं कि एक ही क्रम में जोड़ा जाता है
और मेश टोपोलॉजी आपको ये कंप्यूटर एक से दूसरे में जोड़ता है। खास तौर पे याद रखिएगा, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने में मदद करता है। तो चलिए 7वां क्वेश्चन है, और याद रखिए ये केवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके लिए हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता रहेगा। फिलहाल 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एबस्ट्रैक्ट के बारे में कई बार सवाल में आ चुका है। क्या बोलता है, लिस्टा किसके द्वारा उपलब्ध है? तो चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था ये, तो विस्तार से इसके समझते हैं क्या है, इसका आंसर क्या होगा। तो फिलहाल इसका आंसर होगा 7 का आंसर आपका बी होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका एवेस्टॉक हॉस्ट। तो कुछ जानते हैं लिस्टा के बारे में। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एवेस्टैक बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये कई बार सवाल में पूछता है आपसे। तो फिलहाल पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के अध्ययन के लिए एक निःशुल्क अनुसंधान डेटाबेस है। ठीक है, लिस्टा एक सैकड़ों प्रमुख पत्रिका, पुस्तक, शोध पत्रिका के रूप में अनुक्रम प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन आज का। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पद इंफॉर्मेशन लिटरेसी को पॉल जुकरवेसी ने किस वर्ष गढ़ा था? ये इम्पोर्टेंट है, कई बार ये सवाल में आ चुका है, तो इसका सवाल आप ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इसका आंसर होगा आपका 1974 में इसका उद्घाटन हुआ था। चलिए विस्तार से कुछ समझ लेते हैं फटाफट। आपका ये 120 क्वेश्चन है फिलहाल आज का सिलेबस में, और आपके लिए जीके जीएस भी चल रहा है, तो आप लोग पढ़िएगा जरूर। साथ ही साथ क्या बोल रहा है, सूचना साक्षरता इंफॉर्मेशन लिटरेसी शब्द का प्रवर्तक थे। उन्होंने पहली बार 1974 ईस्वी में अमेरिकन राष्ट्रीय पुस्तकालय और सूचना विज्ञान आयोग से प्रस्ताव में इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, जिस समय इन्होंने सूचना उद्योग संघ के अध्ययन का पद संभाला था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। ये सवाल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? नेशनल लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है, भारत में कब मनाया जाता है? तो फिलहाल इसका आंसर मैं बताने से पहले मैं रंगनाथन जी का डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ कि इनका रंगनाथन जी का डेट ऑफ बर्थ 9 अगस्त 1892 ईस्वी को इनको मनाया जाता है। परंतु रंगनाथन जी का रियल डेट ऑफ बर्थ आपको स्कूली डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है, 1892 ईस्वी को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा आप 12 अगस्त को। तो इसी के अकॉर्डिंग 12 अगस्त को आपका नेशनल लाइब्रेरी डे के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर रंगनाथन जी के याद में। ठीक है, और ख़ास तौर पे 14 नवंबर को आपको राष्ट्रीय विक दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। फिर बुक दिवस आपका 19 सितंबर को मनाया जाता है। आपको एक एक लाइन, आपको एक एक क्वेश्चन हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको स्टोरी अभी जस्ट बताए थे, इसी को नीचे दिया हुआ है। डॉक्टर रंगनाथन जी का जन्म 9 अगस्त को है, ऐसे मनाया जाता है। तो कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। इनके पिता का नाम रामामृत अय्यर था। ठीक है, माता जी का नाम शीतला लक्ष्मी था, और पद्म श्री का अवार्ड 1957 में इनको मिला था। इन्होंने राव साहब पुरस्कार 1935 में दिया गया, और डिलीट की उपाधि पीटरवर्थ विश्वविद्यालय द्वारा 1964 ईस्वी में हुआ था। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1970 में मार्गरेट मॉन अवार्ड भी इनको प्रदान किया गया था। पीस अवार्ड 1971 में मार्क डेवन सोसाइटी अमेरिका के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। ऑप्शन आपको नीचे जस्ट दिखाएंगे कि नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स का अनुरक्षण किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिख रहा होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका 10वां का डी होगा इसका आंसर। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई बार सवाल में पूछेगा। एनटीएम का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, एनआरटी का भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर बोला जाता है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कीजिएगा कि संचय क्षमता की निम्नलिखित इकाइयों को उनके परिणाम के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बैठाना पड़ेगा, जैसे कि मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट। आप कंप्यूटर तो ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार सवाल में पूछता है। चलिए मेन इंपॉर्टेंट आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले 1 बीट बराबर आपका रहता है 0 और
0 रहता है। 1 निबल बराबर आपका 4 बाइट बोला जाता है और 1 बाइट बराबर 8 बिट्स बोला जाता है। 1 केबी, केबी मतलब आपको किलोबाइट आपको याद होना चाहिए। 1024 आपको एमबी भी मिलता होगा, इसके बाद केबी के बाद एमबी रहता है, तो मेगाबाइट बोला जाता है उसको। तो 1024 केबी मिलता है तो एमबी बनता है। एमबी बनेगा तो जीबी बनेगा, जीबी बनेगा तो टीबी बनेगा, टीबी बनेगा तो पीबी बनेगा, फिर आपका एबी बनता है, पीबी रहेगा तो फिर जेडबी लास्ट आपका रहता है वाईबी मिलने के बाद। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। डॉक्टर रंगनाथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद आपका EMRS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, बार बार आपका लाइब्रेरियन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही चलाया जाएगा। साथ ही साथ वैकेंसी का पता चाहिए तो लरीन अकेडमी के ही द्वारा आपको बताया जा रहा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। जैसे कि 12 क्वेश्चन है कि रंगनाथन जी ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए कौन सा शब्द यूज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, मैं आपको बता देता हूँ। ये चल पुस्तकालय के रूप में पूछा गया था मुझे से, लेकिन इसका आंसर होगा लाइब्रेरी ऑन व्हील्स बोला जाता है। ठीक है, इसका सवाल ये इंटरव्यू में सवाल पूछा गया है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जैसे कि डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाइब्रेरी ऑन व्हील्स बोला गया था शब्द का प्रयोग मोबाइल पुस्तकालय के लिए किया गया। सर्वप्रथम मोबाइल पुस्तकालय का सूत्रपात अमेरिका में हुआ था। मोबाइल पुस्तकालय एक प्रकार का विस्तार सेवा है। भारत में तमिलनाडु में सर्वप्रथम मोबाइल लाइब्रेरी का प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन है, पुस्तकालय की आउटरीच सेवा का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो डी इसका आंसर नहीं रहेगा। पुस्तकालय में नियमित उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए पुस्तकालय में आउटरीच सेवा नहीं है। पुस्तकालय की आउटरीच सेवा इसलिए चलाई गई कि सभी के पास पुस्तकालय सेवा उपयोग करने के लिए उपलब्ध हो तथा नया उपयोगकर्ताओं को एक पुस्तकालय की तरफ से आकर्षित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 क्वेश्चन, आज का 14 क्वेश्चन है आपके लिए। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्ट ऑन फाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा H.W. विल्सन के द्वारा किया जाता है फैक्ट ऑन फाइल्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपनी एक प्रकार और अनुक्रम कंपनी है जिसका स्थापना 1898 ईस्वी में हुई थी और यह ब्रैक्स न्यूयॉर्क में स्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक स्कूल, कॉलेज, पेशेवर पुस्तकालय के संरक्षण उद्देश्य को प्रिंट में करता है। चलिए फिलहाल CC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोला जाता है। 5वां एडिशन में जे किसके से संबंधित है। तो आंसर देने की जो इनको पता वो आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपको ऐसे अच्छा रहेगा। फिलहाल इसका आंसर होगा आपका C, नामों का अभिकल्पन बोला जाता है, C बोला जाता है इसका आंसर। चलिए जैसे कि आपको देख सकते हैं कि आपका ये जिनको PDF चाहिए वो ललीन अकेडमी के द्वारा जुड़ सकते हैं और फिलहाल आपके लिए ये लाइब्रेरी का क्लास डेली आएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन आज का। 16 क्वेश्चन है कि डेवी डेसिमल वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जाना जाता है। तो इसका फिलहाल बेव डेवी के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आपको 23वां संस्करण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। बेव डेवी, जैसे कि आपको 23वां संस्करण बेव डेवी के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक आपका पूछा जाएगा कि 20वां एडिशन जो था वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब अधिनियम किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल में आ चुका है, ये 2006 में किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि आप देख चुके थे कि 2006 में आपका राजस्थान में आया था, मतलब क्या आया था आपको याद रखना है कि 19 राज्य में एक्ट पारित हुआ है। तो 19 राज्य में एक्ट पारित हुआ है, तो आपसे सबसे इजी है बिहार में कब हुआ है, तो 2008 में हुआ है एक्ट पारित। तो 19 राज्य में एक्ट पारित हुआ था और लास्ट राज्य कौन सा है ये भी याद रखिएगा क्योंकि KBS का आपको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है KBS और NBS का और 4 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहा है और हो सके तो 1 महीना में आपका 1 महीना नहीं, आपको हो सके तो 1 महीना के अंतराल में आपका एग्ज़ाम ले सकता है। तो आप लोग तैयारी ज़बरदस्त रखें। फिलहाल क्या बोल रहा है, डेविड डेसिमल वर्गीकरण का स्वामित्व OCLC के पास कब से है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है OCLC अब ये 1988 मतलब ये संस्करण भी बता देता हूँ मैं कि ये 20वां संस्करण जब भी हो रहा था
बिस्मा 20, तो उसी समय ये OCLC के पास गया था। तो OCLC है क्या? तो सबसे पहले OCLC मैं बता देता हूँ कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बोला जाता है। अब DDC का यूज इसी के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। अब हैंडल यही करता है। आपसे कई बार सवाल में पूछे जा चुका होगा कि DDC का ऑनलाइन प्रकाशन कब हुआ और किसके द्वारा होता है, यही, और इसका आंसर आपका OCLC ही होगा, ठीक है। आपको डेली रोज रात 8 बजे मिलेगा KBS और NBS के लिए क्लास। पर डे के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। और चलिए, साथ ही साथ मैं बता देता हूँ आपको कि यह एक अमेरिकन गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना OCLC, सबसे पहले पूछेगा कि OCLC की स्थापना कब हुआ? 1967 में हुआ है और यह लाइब्रेरी सेंटर के रूप में हुआ। OCLC के वर्तमान में 122 देश में है, ठीक है। और यह डबलिन ओहिया USA बोला जाता है। इसका संस्थापक प्रेड किलगॉर हैं। OCLC ने ऑनलाइन सेवा 1971 से प्रारंभ की तथा वर्तमान में DDC का प्रकाशन OCLC के द्वारा ही किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी मैं बताया हूँ, साथ ही साथ रोज ऐसा ही डिस्कशन होगा, क्लास होगा। आपके लिए नया किताब मैं ला रहा हूँ। आप लोगों को पता है पब्लिकेशन, तो बताइए, मैं उसी के अकॉर्डिंग वही बुक पढ़ाऊँगा जो बुक आप चाहते हैं। ऐसे मेरे पास बुक है एक दो, तो नया अपडेट के साथ मैं पढ़ाने वाला हूँ। जल्द ही क्लास आपका आएगा। फिलहाल 19 क्वेश्चन पे आएगा। कोडेन किससे संबंधित है? कोडेन किससे संबंधित है? तो कोडेन आपका धारावाहिक से, सीरियल से संबंधित है। कोडेन एक मैं बता देता हूँ, विस्तार से समझते हैं। कोडेन एक 6 वर्ण का अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक कोड है जो अस्थायी रूप से एक धारावाहिक सीरियल का प्रकाशन, पत्रिका में गैर धारावाहिक प्रकाशन की पहचान करता है। कोडेन के पहले 4 वर्ण हमेशा ऐसे अक्षर होते हैं जो प्रकाशन के लिए एक शब्द समूह बनाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा और आप लोग इसे याद रखिएगा। जो रहेगा मैं विस्तार से हम आपको समझाएंगे। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता शिक्षा के साथ अंतः परिवर्तनीय नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर। पुस्तकालय आचार शास्त्र बोला जाता है। चलिए विस्तार से समझते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग फिलहाल। और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं जितना भी इसके माध्यम से मैं करवाऊंगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन क्या बोलता है कि राष्ट्रीय निक्षेपकार खास तौर पे याद रखिएगा, ज्ञान कोश के बारे में कई बार सवाल पूछ चुका है, का अनुपालन किसने किया है? ज्ञान कोश वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ज्ञान कोश आपका इग्नू के द्वारा शुरू किया गया है। ये कई बार सवाल में आ चुका है। ये 2018 का प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। NBS का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा इस बार। तो आप देख सकते हैं नोटिस एक ही बार आया है दोनों का PT मेंस इंटरव्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू का भी तैयारी कर दिया जाएगा ललीन एकेडमी के माध्यम से। जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है सवाल, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है KBS का और साथ ही साथ अन्य कॉलेज का भी है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि सिलेबस क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है, कैसे किया जाता है, क्या है। तो फिलहाल आप मेरे साथ बस PT मेंस फाइनल कीजिए, उसके बाद इंटरव्यू का भी होगा। तो चलिए एंड वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे कि इग्नू इंडियन गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में आप कई बार पढ़ चुके होंगे कि 1985 में संसद के अधिनियम के द्वारा पारित स्थापित किया गया है। इग्नू ने अक्टूबर 2005 में ज्ञान केंद्रीय ई ज्ञान कोश कब शुरू किया गया है? ई ज्ञान कोश तो आपका शुरू हुआ 2005 में शुरू हुआ है, 2005 में। चलिए 2005 में शुरू हुआ है। आगे बढ़ेंगे वीडियो को लाइक करते हुए। ई ज्ञान कोश के देश में ओपन और इम्पॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट के विकास के लिए करता है काम। फिलहाल 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और मैं गारंटी करता हूँ कि 1 महीना के अंदर आपको प्रीवियस ईयर जितना भी रहेगा आपका EMRS KBS NBS सारा कुछ का कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ किसी पब्लिकेशन के माध्यम से कोई भी मैं बुक अभी लेता हूँ आपके लिए स्पेशल, और जो आपको पसंद है वो भी बता सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए चलिएगा कि 7 फेजेस, ये कई बार पूछ चुका है कि 7 फेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी को किसने बनाया है? ये सवाल कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर होगा आपका B होगा इसका आंसर, क्रिस्टाइन सुशासन ब्रूस के द्वारा, ठीक है। और ये KBS का जो भी फॉर्म भर रहे हैं ध्यानपूर्वक भरने के बाद पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हार्ड
होने वाला है। 23 क्वेश्चन है कि आवश्यकता सिद्धांत किसने प्रदान किया है। आवश्यकता सिद्धांत किसने प्रदान किया है, तो मैं बता देता हूँ कि मैक्सलो ने प्रदान किया है। कब किया है, तो 1943 ईस्वी में मनोवैज्ञानिक समीक्षा में मानव व्यवहार का पत्र में इब्राहिम मास्लो द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका मतलब है प्रेरणा के लिए अगले स्तर पर होने के लिए प्रत्येक स्तर को स्वयं व्यक्ति के भीतर संतुष्ट होना चाहिए। फिर इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे बोला जाता है, फटाफट आप कमेंट में कर सकते हैं क्योंकि ये सवाल कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर, कोनार्ड केस्नर के द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए बिब्लियोग्राफी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। बिब्लियोग्राफी सबसे पहले एक शब्द में हमेशा पूछता है कि बिब्लियोग्राफी ग्रीक भाषा से बिब्लॉन से बना है। आप लोगों को कई बार लगता होगा कि सर एक ही बात को कितनी बार पढ़ें, तो लेकिन याद रखिएगा किसी सवाल को कभी एग्जाम में पूछ देगा वो आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत स्टूडेंट नहीं देते हैं, जिसे गलत होने की संभावना 99% हो जाता है। तो ये सब सवाल आपको ध्यानपूर्वक होना चाहिए कि बिब्लियोग्राफी किस शब्द से बना है, तो ग्रीक भाषा से बना है। और कौन सा लैंग्वेज, तो बिब्लॉन शब्द से बना है। तो ग्रंथ सूची के पिता कोनार्ड गेस्नर स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं, तो स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। ग्रंथ सूची पुस्तकों को प्रलेखों की व्यवस्थित सूची होती है जो पाठकों को प्रलेख तक पहुँच के लिए कुंजी का काम करती है। इसका कार्य किसी विषय उपलब्ध जानकारी उपलब्ध करवाना रहता है। नेशनल बिब्लियोग्राफी या धारावाहिक सीरियल के रूप में प्रकाशित होता है। इसे किसी विशेष सामाजिक प्रकाशित समस्या के लिए किया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है, बहुत है। तो फिलहाल अब आगे बढ़ेंगे। चलिए कोलन क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलन क्लासिफिकेशन सबसे पहले कौन बनाया है, किसके द्वारा बनाया गया है, वो भी जान लेते हैं कि 6वां संस्करण के काल के अनुसार एल का प्रतिनिधित्व करता है। तो एल किस में करता है, तो मैं बता देता हूँ 1700 से लेके 1799 तक करता है। तो फिलहाल इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन के 6ठे संस्करण का काल टी के 2 स्तर हैं, T1 2.T2 और T1 का शाब्दिक दार्शक वर्ष के लिए जताया जाता है, जैसे कि बिफोर 1999 BC में इसी के अकॉर्डिंग सजाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन देखिएगा। सहायक भंडारण माध्यम मतलब इसका क्या क्या रहेगा, इस सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम आंतरिक करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये कई बार सवाल और इस बार एग्जाम में फुल डिटेल से दिया गया है कि नोटिस में कि इस बार एग्जाम में आपका डिजिटल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर पे ज़्यादा सवाल रहेगा आपका, और ख़ास तौर पे न्यू पैटर्न के माध्यम से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। तो इस बात को गौर करते हुए इसका आंसर होगा आपका सी, प्रतिस्थापन बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। स्टोरेज हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के बारे में मैं विस्तार से समझा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। फिलहाल 27 क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, इस बात को गौर कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल किसने इंफॉर्मेशन फॉर्गिंग मॉडल का निर्माण किया था, किसने किया था, तो इसका आंसर होगा ए स्टुअर्ट कार्ड और EHI तथा पीटर पिरोली के द्वारा किया गया था। मैं बता देता हूँ कि प्रकाशन कुछ दिन के बाद आपको बुक भी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो आप बस जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़े रहें। फिलहाल रोज रात 8 बजे। 28 क्वेश्चन है कि CRG बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, जो भी मैं पढ़ाता हूँ रेलवे में भी आया था, इसमें भी आएगा। इसी उम्मीद के साथ फिर से KBS और NBS का क्लास स्टार्टेड है। किस वर्ष इंग्लैंड में CRG की शोध समूह की स्थापना की गई है, ये एग्जाम में रेलवे में भी आ चुका है, तो ये इसका आंसर होगा 1952 में शुरू की गई है। ठीक है, तो कुछ जान लेते हैं। वीकली की अध्यक्षता में इंग्लैंड में बनाया गया था। यह वर्गीकरण अनुसंधान में रुचि रखने वाले लाइब्रेरियन और अन्य लोगों के लिए एक समूह था। वेरी इंपॉर्टेंट है। और CRG का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, सवाल में पूछता है। फिलहाल 29 क्वेश्चन आज का। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन UDC
का उदाहरण बताइएगा। यूडीसी का उदाहरण है, ये किस तरह का है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण बोला जाता है। डी होगा इसका आंसर, डी होगा इसका आंसर। तो फिलहाल कुछ विस्तार से समझते हैं। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन सबसे पहले पॉट ऑटलेट हेनी लाफॉन्ट के द्वारा बनाया गया था 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में ब्रुसेल्स में यूडीसी के प्रथम प्रस्तुत किया गया था। यूडीसी रूपरेखा तैयार करने के लिए शुरू था, लेकिन परंतु 1905 ईस्वी में पूर्णतः प्रथम प्रकाशन हुआ था। तो 1905 ईस्वी में यूडीसी सबसे पहले आया था। कुल अब तक कितने संस्करण आ चुके हैं? तो 7 संस्करण हो चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल 30 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सूचीकरण में साइन लोको से आशा है, किससे है? तो मैं बता देता हूँ। साइन लोको का आशा है आपका सी, स्थान रहित से है, स्थान रहित से है। जिनको पीडीएफ चाहिए वो लर्निंग एकेडमी में जुड़ सकते हैं, बस वीडियो को लाइक करते हुए। फिलहाल 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गूगल द्वारा मोबाइल फोन हेतु विकसित प्रचलन पद्धति ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फिलहाल इसका आंसर होगा एंड्रॉयड बोला जाता है। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन का नाम सुनते ही होंगे, एंड्रॉयड फ़ोन बोला जाता है। तो इस बात को ये नॉर्मल है, तो आपको याद रखना अनिवार्य है ये सब। डी बेस क्या है? 32 क्वेश्चन है। टोटल आपको 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा, 100 क्वेश्चन है। डी बेस्ड क्या है? डी बेस तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और मैं बता देता हूँ कि केबीएस का सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि ये सॉफ्टवेयर हो या कंप्यूटर जैसा सवाल ज़्यादातर मिलेगा आपको, तो इस बात को गौर कीजिएगा। सिलेबस जानना हो तो मैं बता देता हूँ आपको विस्तार से। फिलहाल डी बेस के बारे में हो चुका है। ये माइक्रो कंप्यूटर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो वीडियो प्लेटफॉर्म पर चलता है। डी बेस इस मायने में अनूठा है और कि यह विभिन्न प्रकार की अनुप्रयोग के परेशानी मुक्त उत्पादन के लिए अनुमति करता है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जो भी रहेगा मैं समझा दूंगा। 33 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है? तो मैं बता देता हूँ, रेफरेंस सोर्स बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसका आंसर होगा इंसाइक्लोपीडिया को पूरक समझा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इंसाइक्लोपीडिया के बारे में विस्तार से 2 लाइन जरूरी है। हो सके तो डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना पड़ जाए कि वह कृति होती है जिसमें समस्त ज्ञान के संश्लेषण को संगठित एवं कर्म रूप से प्रस्तुत किया जाता है। यह ग्रीक भाषा के इंसाइकोलिस और पीडिया दोनों शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन आज का। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने अपने मुद्रित प्रकाशन को किस वर्ष से बंद कर दिया? तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार सवाल में पूछ चुका है। न्यू इंसाइक्लोपीडिया तो 2010 से, कहीं कहीं 12 मिलता है आपको बुक में, लेकिन 2010 से पूर्णतः सही दिया जाता है, लेकिन घोषणा आपको 2012 में ही मिलेगा। तो ये आप डेट कन्फ्यूजन मत रहिएगा, कहीं कहीं 2012 दिया है तो आप कंफर्म हो सके तो 2010 ही कीजिएगा। ठीक है, तो 15वां संस्करण आपका 1974 में संशोधित शीर्षक के साथ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के नाम से आंतरिक प्रिंट प्रकाशित हुआ था। 2010 में घोषणा हुआ, 2012 में। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2018 के आपको देख सकते हैं, केबीएस लाइब्रेरियन 2018 है, तो इस बात को लेकर आप गौर कीजिएगा और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 35 क्वेश्चन है कि यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, तो किस तरह का है? तो ये कई बार सवाल में आ चुका है और इसका आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर आपका बी होगा। स्थानात्मक निर्देशिका बोला जाता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं आगे। बोला जा रहा है इंसाइक्लोपीडिया एक आधारित संदर्भ काम है जो एकेडमिक संस्थानों में पूरे विश्व में होता है। यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग एक ऑनलाइन यूरोपा है जो 1959 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं पुस्तकालय एक स्वायत्त संस्था है जो एक अंतर्गत कार्य करती है। तो मैं बता देता हूँ, यह एक खास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करती है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो मैं ज़्यादातर गौर कीजिएगा कि जितना भी पब्लिक लाइब्रेरी है
एक्ट किसी भी कहीं भी संस्था के द्वारा चलाया जाता है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं वो संस्कृति मंत्रालय ही होता है। तो इस बात को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिलहाल 37 क्वेश्चन है और हो सके तो सरकारी सर बन चुकी है फिर से नीतीश कुमार की, तो उम्मीद है कि इस बार दे सकती है बिहार लाइब्रेरियन। तो पढ़ाई नहीं छोड़िएगा, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। किसी प्रलेख का अधिग्रहण कार्य है, तो किसी प्रलेख का अधिग्रहण कार्य क्या है, तो इसका होगा चयन, खरीद और परिग्रहण बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरव्यू का टेंशन मत लीजिएगा, इंटरव्यू का तैयारी मेरे पास खुद है, एक्सपीरियंस एनबीएस का केबीएस का। तो क्या सवाल रहेगा, किस तरह से रहता है, मैं बता दूंगा विस्तार से सवाल इंटरव्यू के लिए। फिलहाल है 38 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पुस्तक सोशल बुक मार्किंग, ये कई बार पूछा जा चुका है, साइट नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए आपको। तो ये इसका आंसर होगा बी नहीं है, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और फेसबुक के बारे में मैं बता देता हूँ कि यह जुलाई 2003 में फेस मास्क के रूप में शुरू किया गया था, परंतु ये सब हटाइए, जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको पढ़ाता चलूँगा। फिलहाल 39 क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग किस पर खर्च किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका पत्रिका पे, पीरियडिकल पे किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल में पूछा जा चुका है। और इंटरव्यू में एक सवाल ऐसा रहा कि डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा कितने 100% में किस तरह से बांटा गया है पुस्तकालय का बजट के रूप में। याद रखिएगा, ये पहला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा पुस्तकालय बजट को कितने भाग में बांटा गया है, किसको कितना मिलना चाहिए, स्टाफ को कितना मिलना चाहिए, और कुर्सी हो या टेबल अन्य बजट में कितना लगना चाहिए, पीरियडिकल में कितना लगना चाहिए। तो जिनको जानकारी है वो कमेंट में करके बता सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। सीसीसी मतलब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बोला जाता है, तो नहीं, ये आप तो बताइएगा कि 5वां संस्करण मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि 6 सेक्शन होता है। ठीक है, सीसी के अकॉर्डिंग, और एसीआर के अकॉर्डिंग आपका 8 सेक्शन देखा जाता है, 8 रहता है, तो इस बात का गौर कीजिएगा मुख्य प्रविष्टि। तो फिलहाल इसका कौन सा नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कि लीडिंग सेक्शन होता ही है, टाइटल सेक्शन भी होता है, टैक्सिंग सेक्शन भी होता है, नाम मतलब नेम सेक्शन नहीं होता है। तो फिलहाल इसका आंसर तो पता चल गया होगा, लेकिन विस्तार से समझते हैं कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किसके द्वारा सबसे पहले आया है, तो 1934 ईस्वी में डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा लाया गया है। ठीक है, और इसको बोला जाता है लीडिंग सेक्शन। पहला तो सबसे पहले याद रखिएगा, चलिए डायग्राम देख लीजिएगा, डायग्राम से आपको हो सके तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बनाया जाता है कार्ड, आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसमें लीडिंग सेक्शन होता है, फिर यहाँ पे हेडिंग सेक्शन बोला जाता है, फिर टाइटल सेक्शन, फिर नोट सेक्शन, एक्सेस नंबर और ट्रेसिंग नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो इस बात को गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केवीएस का 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। इस वीडियो को जल्द से जल्द ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिनको खास तौर पे केवीएस और एनबीएस का तैयारी करना है। चलिए, अब मैं गारंटी करता हूँ जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 100% में से 95% आने की संभावना है। ठीक है, जो आएगा वही मैं पढ़ाऊँगा, इसलिए उससे ज़्यादा भी पढ़ा दूँगा। तो डेटाबेस इंडियन पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो मैं बता देता हूँ कि निस्केयर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो निस्केयर के बारे में विस्तार से समझते हैं। निस्केयर के द्वारा शुरू तो किया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स बोला जाता है, यह 30 सितंबर 2002 में, और इनकॉम और नेस्डॉक को मिलाकर बना था, ये विलय करके बना है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, निस्केयर के वर्तमान अध्यक्ष मनोज कुमार पेटेरिया हैं, तो याद रखिएगा पटेरिया जी हैं, और इसके द्वारा डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन किया जाता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो चुका है आपके लिए। 42 क्वेश्चन पे आते हैं। 42 क्वेश्चन है कि कंटेंट्स बाई जर्नल किसका उदाहरण है। बाई जर्नल किसका उदाहरण है, तो सी इसका CAS का है, करेंट अवेयरनेस सर्विस बोला जाता है। फुल फॉर्म तो याद रखिएगा, एकदम जैसे CS बोला गया या CRG बोला जाए या तुरंत ही इसको याद रखिएगा। फुल फॉर्म तो आपको इम्पॉर्टेंट है,
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको हो सके तो 1-2 सवाल एक्स्ट्रा याद रहेगा। जो भूल सकते हैं उसको भी भूल नहीं सकते हैं आप, ठीक है? तो इसका करंट अवेयरनेस सर्विस डॉक्टर रंगनाथन जी का चलिए कुछ जान लेते हैं। के अनुसार सामाजिक अभियंता सेवा पाठक को उसके विशिष्ट विषय तथा संबंधित अन्य विषयों का नवीनतम सूचना शीघ्रतापूर्वक प्रदान करने का प्रयास करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 43 क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम बी ओ जैसे कि हम आपको कई बार बोल चुका हूँ कि फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। तो क्या क्वेश्चन है कि वर्ष 1954 में 1954 में मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मैं बता देता हूँ, पीटर फायर द्वारा किया गया था। पीटर फायर के द्वारा किया गया था। पीटर डर्क ने अपनी पुस्तक 1954 में द पार्टिस ऑफ मैनेजमेंट में किया था कि एमबीओ को एमबीआर मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स के रूप में भी आना जाना जाता है, मतलब आना जाता है। गलत लिखा है। पीटर डर्क का जन्म 19 नवंबर 1909 को हुआ था। इसका पूरा नाम प्रिंट फ्रेडन डर्क है और 19 नवंबर जैसे कि कुछ दिन में आने वाला है इनका बर्थडे, तो सेलिब्रेशन किया जाएगा बाद में। पहले आप जॉब ले लीजिएगा केबीएस एनबीएस में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 44 क्वेश्चन पे आते हैं कि नेशनल नॉलेज रिसोर्स संघ कब स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा 2009 में किया गया। 2009 में किया गया है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए विस्तार से कुछ समझते हैं। नेशनल सन 2009 में स्थापित नेशनल नॉलेज रिसोर्स 43 CSIR और 26 DST संस्थान के पुस्तकालय के लिए है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इसके बारे में विस्तार से हम आपको बाद में बताएंगे। डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सवाल रहेगा VVI मैं बता दूंगा कि पुस्तकालय मतलब डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ठीक है, कब अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा कि 1954 में किया गया था। 1954 में किया गया था डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ठीक है। तो पूर्णतः आपसे कई बार सवाल में पूछेगा कि इसमें जब पारित हुआ था तो इसमें न्यूज़ लेटर नहीं ऐड किया गया था, न्यूज़पेपर। तो 1956 में 1956 ईस्वी में आपको न्यूज़पेपर के तौर पे ऐड किया गया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये कानून अलग है और एक्ट अलग पारित होता है जो आपको, और मैं बता देता हूँ विस्तार से, ये 4 खास तौर पे ये जो है ना बुक डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट की आपको 4 जगह देना अनिवार्य रहता है, एक एक पेपर, ठीक है। एक एक पेपर आपको देना अनिवार्य रहता है, पुस्तकालय भेजना आवश्यक रहता है। तो कौन कौन सा है तो जान लीजिएगा कि पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता 1948 में है, ठीक है। फिर SCIT सोसाइटी मुंबई 1804 ईस्वी में है। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय 1951 ईस्वी में। दक्षिण के क्षेत्र में कौन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई में 1890 में बना है। दिल्ली कब बना? 1951 में बना है। SCIT सोसाइटी मुंबई कब बना? 1804 ईस्वी में बना है। 1948 में आपका राष्ट्रीय कोलकाता बना है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, फिलहाल बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ये 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर बताइएगा। फिलहाल CC का 6ठा संस्करण WW इंगित करता है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं करता कि आपको सबसे पहले याद रखिएगा A से लेकर आपका M तक साइंस बोला जाता है। A से लेकर M तक आपको साइंस का ही सब्जेक्ट मिलेगा। और मैं बता देता हूँ N से लेकर, फिर आपका N से लेकर आपको Z तक आपको सिर्फ ओनली आर्ट्स रहेगा। जिस तरह से आपको ऑप्शन में भी आर्ट्स ही दिख रहा होगा, साइंस दिखेगा तो ऑप्शन तुरंत काटिएगा कि नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। तो W का अर्थ होता है आपका पॉलिटिकल साइंस आता है। तो चलिए कुछ जान लेते हैं विस्तार से। जैसे कि हम आपको बताएं कि बी देखिएगा, A आपका लाइब्रेरी साइंस आता है, B आपका मैथमेटिक्स आता है, C फिजिक्स आता है, D इंजीनियरिंग आता है, E मतलब केमिस्ट्री होता है, F मतलब टेक्नोलॉजी, B मतलब बायोलॉजी, H मतलब जूलॉजी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और चलिए इस साइड देखते हैं। N देखिए फाइन आर्ट शुरू होता है, O लिटरेचर शुरू होता है, फिर आपका Q आपका रिलीजन शुरू करता है, या R आपका फिलॉसफी शुरू करता है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देख सकते हैं I बॉटनी करता है, परंतु आप देखिए W पॉलिटिकल साइंस करता है, X आपका इकोनॉमिक्स करता है, Y सोशल साइंस, Z लॉ करता है, V आपका हिस्ट्री करता है, U आपका ज्योग्राफी करता है। तो ठीक है, तो कैसा लग रहा है क्लास बताइएगा। आगे बढ़ेंगे। 47 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होने जा रहा है।
जितना हो सकता है मैं मेरे द्वारा कराया जाएगा क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका न्यू बुक मैं लेने जा रहा हूँ आपके लिए। जल्द ही क्लास शुरू होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके 1 महीना के अंदर लिया जाएगा, 1 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल 47 क्वेश्चन है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय से उपयुक्त पदार्थों की छँटनी की वकालत करता है? तो मैं बता देता हूँ, 5 लॉ में आपका प्रथम मतलब लॉ तो आएगा नहीं, 5वां लॉ आपका करता है छँटनी का। छँटनी का मतलब मैं बता देता हूँ कि पुस्तकालय अधिनियम 5 लॉ सबसे पहले 1928 ईस्वी में द 5 लॉ ऑफ रिसर्च बना था। प्रकाशन 1931 में हुआ था। ठीक है, एडिशन याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, 1957 में एडिशन हुआ था, परंतु इतना कुछ पूछता नहीं है। प्रथम लॉ आपको पता होना चाहिए, पुस्तकालय उपयोग के लिए है। और सेकंड लॉ आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए। थर्ड आपका प्रत्येक पुस्तक का पाठक होना चाहिए। ठीक है, पुस्तक को पाठक मिलना चाहिए और पाठक को पुस्तक मिलना चाहिए, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। चौथा लॉ आपका देता है कि पाठक का समय बचाए। ठीक है, 5वां लॉ बताता है आपका कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, मतलब जन्म जन्म से बढ़ता हुआ जाएगा। जितना आप बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जितना भी ऐसा कुछ अकॉर्डिंग रहेगा तो आप 5 लॉ में ही डालिएगा। यह पुस्तकालय में से ऐसे उपयुक्त पदार्थों को छँटनी का वकालत करता है, क्योंकि करेगा भी, क्योंकि गंदा सामान आप रख के लाइब्रेरी को आप गंदा नहीं कर सकते हैं। ये भी विकसित होने में बहुत ही ज़्यादा घटिया नहीं, जैसे दीपावली में सफाई होता है आप उसको कर सकते हैं। सफाई करके आप नया किताब ऐड कीजिए या उसको फिर मरम्मत करवाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट एक स्वायत्त संस्था है जो आपके अंतर्गत में कार्य करता है। तो देखिएगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए 1957 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे, 49 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है सारकरण का प्रकाशन। तो इसका आंसर होगा एजलिक के द्वारा। एजलिक कब आया है ये भी इंपॉर्टेंट है। एजलिक आपका आया 1955 ईस्वी में आया है, 1955 ईस्वी में एजलिक बना है। चलिए मैं गलत हूँ कि सही, मैं विस्तार से समझा देता हूँ आपको। चलिए एजलिक के बारे में विस्तार से समझते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, 3 सितंबर 1955 में, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, कोलकाता में हुआ था एजलिक का प्रकाशन। किसके द्वारा? तो एस.एल. होरा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है, कई बार सवाल में पूछेगा। कोलकाता नहीं देगा आपको सवाल, सीधे देगा कि कंकुरगाछी में स्थित है आपका एजलिक। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। स्टॉक वेरिफिकेशन मैं बता देता हूँ कि कई बार मैं इंटरव्यू देता था पहले, जब मैं केवीएस में नहीं था, तो उस समय भंडार स्थापन किसी गतिविधि है स्टॉक वेरिफिकेशन। तो सवाल इस तरह से सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर होगा अनुरक्षण अनुभाग। मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आपका इंटरव्यू का तैयारी ललीना कर्मी के द्वारा ही कराया जाएगा। जीके जीएस भी आपका चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ जान लेते हैं। पुस्तकालय में बिना व्यवधान के भंडार स्थापन की विधि अग्रदूत डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। पुस्तकालय सामग्री जो पुस्तकालय रिकॉर्ड में दर्ज है उसका वास्तविक जांच करना भंडार को स्थापना कहते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, स्थापन का सेल्फ सूची उपयोग किया जाता है। सेल्फ सूची पुस्तकालय सेल्फ पर रखी पुस्तकों की स्थिति को दर्शाता है। फिलहाल 51 क्वेश्चन है। 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्ण सम्मेलन 1886 ईस्वी में किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कॉपीराइट से संबंधित है। कॉपीराइट आपको पता होना चाहिए, कॉपीराइट क्या है, तो मैं विस्तार से समझाता हूँ कॉपीराइट के बारे में। मरने के उपरांत, मतलब राइटर मर जाता है तो 60 वर्ष तक आपका कॉपीराइट चलेगा। 60 वर्ष तक आपका कोई भी कॉपी चोरी नहीं कर सकता है, किताब चोरी नहीं कर सकता है। किताब मतलब आपका स्टोरी है, वो गलत मत समझिएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि ये पहली बार 9 दिसंबर 1886 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में बर्न में स्वीकार किया गया था। यह सम्मेलन कॉपीराइट के माध्यम से बौद्धिक संपदा सुरक्षित रखने के लिए हुआ था। कॉपीराइट से संबंधित अधिकारों की रक्षा करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय बर्न है 1 अप्रैल 1928 ईस्वी में शामिल हुआ था। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम कॉपीराइट अधिनियम
एक्ट 1957 में हुआ था। ठीक है, तो भारत में कब हुआ था? 1957 में, लेकिन 21 जनवरी 1958 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। 52 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी परक नेटवर्क कौन सा है? तो सहयोगी परक नेटवर्क आपका मैं बता देता हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट बढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो फिलहाल 53 क्वेश्चन है कि इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू। ठीक है, तो क्या है? तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का है। ठीक है, ये आपका ब्लॉग है, ये इसी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत का स्वतंत्रता पुस्तकालय 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी नाम में परिवर्तन अधिनियम इंपीरियल लाइब्रेरी के स्थान पर अस्तित्व में आया। इसे अनुच्छेद 62 में राष्ट्रीय महत्व संस्थान को एक विशेष दर्जा दिया गया। भारत में संविधान में केंद्रीय सूची 7वीं अनुसूची में तत्कालीन केंद्रीय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1 फरवरी 1993 में सार्वजनिक रूप से पुस्तकालय खोल दिया गया। ठीक है, तो फिलहाल 54 क्वेश्चन पे आते हैं। कल से आपका क्लास रेगुलर रहेगा, रोज रात 8 बजे एनबीएस और केबीएस के लिए स्पेशल क्लास रहेगा। तो इस बात को गौर करते हुए पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। 2000 रुपये लग रहा है खास तौर पे, जनरल हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। तो 2000 का महत्व याद रखिएगा। उससे ज़्यादा महत्व है कि ये कई सालों के बाद आ रहा है वैकेंसी, तो बार बार आपको देखने से नहीं मिलने वाला है ये वैकेंसी। तो इस बात को गौर कीजिएगा कि कलेक्शन और सेविंग इनमें से किस अनुभाग का कार्य है? तो मैं बता देता हूँ कि अनुरक्षण अनुभाग का कार्य है। अनुरक्षण अनुभाग का कार्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीय वर्गीकरण छठा संस्करण में पूर्ववर्ती सम्मान में एम क्या है? एम क्या है? तो मैं बता देता हूँ। एम का मतलब इसका होगा आपका, एम का मतलब पीरियोडिकल बोला जाता है, पीरियोडिकल बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि 6 एडिशन कोलन क्लासिफिकेशन में एम देख सकते हैं, पीरियोडिकल बोला जाता है। डी आपका टेबल बोला जाता है। एन आपका सीरियल बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट था, तो मैं बता दे चुका हूँ आपको। फिलहाल वीडियो को लाइक करने से ना हटिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे अच्छा क्लास कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ढोंगी का पढ़ाई मत कीजिए, मैं स्पेशल आपके लिए पढ़ाई करवा रहा हूँ। फिलहाल 56 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अफ्रीकन रिकॉर्ड किस प्रकार का प्रकाशन है? तो मैं बता देता हूँ कि सी न्यू डाइट्स है, न्यू डाइजेस्ट है, सॉरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। AACI, ठीक है, में कितने कोड होते हैं? तो मैं बता देता हूँ कि 256 कोड होते हैं, 256 कोड होते हैं, 256। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से मैं चाहता हूं कि आपके लिए रोज़ रात 8 बजे क्लास शुरू कर दिया जाएगा केबीएस और एनबीएस के लिए। सिलेबस आपको कल मैं फिर से बताने वाला हूं, तो आप लोग तैयारी में ज़बरदस्त लग जाएं। आपको जल्द से जल्द जनवरी से फरवरी में एग्ज़ाम कर दिया जाएगा। और जैसे कि केबीएस के द्वारा बोला गया है कि अप्रैल तक आपका हो सके तो फाइनल मेरिट बनने वाला है। अप्रैल में आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। तो आपके पास टाइम कितना है आप खुद सोच लीजिए कि 3 महीना से 4 महीना में अंतराल में आपको क्या से क्या कर दिया जाएगा। पीटी होगा, मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू भी होगा। तो आपके लिए मैं आपके लिए खड़ा रहूँगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहें यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से। फ्री में कोई क्लास नहीं, जितना आप क्लास में पैसा लगा के पढ़िएगा मैं फ्री में ही आपको पढ़ाऊँगा। कि सभी डेलनेट का सबसे पहले फुल फॉर्म बताइएगा। तो इसका होगा डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, डेलनेट को डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क बोला जाता है। कब बना है तो आपको पता होना चाहिए, 1988 में बना है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इसका पुराना नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ है। इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी में किया गया था। ठीक है, तो डेलनेट का विकास निसात के द्वारा किया गया था और NIC के सहयोग से किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डेलनेट में ACR2 का प्रयोग करता है। इसका उद्देश्य केंद्रीय ऑनलाइन संघ सूची तैयार करना रहता है। कंप्यूटरकृत नेटवर्किंग के माध्यम से संसाधन का अधिक उपयोग करता है। ठीक है, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है क्लास। 59 क्वेश्चन है। रोज़ रात 8 बजे आपका क्लास चलेगा, बस आप वीडियो को लाइक करते चलिएगा। फिलहाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है?
तो मैं बता देता हूँ कि माउस नहीं है, माउस नहीं है, ठीक है, माउस नहीं है। और मैं बोलूँगा अपने बिहार के ख़ास तौर पे छात्रों और स्टूडेंट को कि आप लोग इतना क्लास लिए, सभी लोगों का पैसा लगाएं, तो आप लोग ज़रूर 2000 रुपया लगाइए KVS NVS में। तैयारी ज़बरदस्त होगा, लाइब्रेरी पढ़े होंगे, कोई हार्ड नहीं है। आप लोग पढ़ाई पे फोकस करते हुए मेरे साथ जुड़े रहें और फॉर्म को फिल करें। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि ये 60 क्वेश्चन होने जा रहा है। पुस्तकालय चयन का मांग सिद्धांत किसने प्रदान किया है? तो किसने किया है? तो मैक कॉल्विन ने किया है। मैक कॉल्विन ने, मतलब डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सेलेक्शन मैक कॉल्विन के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो मैक कॉल्विन ने पुस्तक चयन की मांग 1925 ईस्वी में प्रदान किया, ठीक है। चयन का नज़दीकी मांग से जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 61 क्वेश्चन पे आते हैं। 61 क्वेश्चन है कि CCC का in the main entry of CCC classified catalog code edition 5 the call display at the, तो क्या होगा इसका आंसर? तो लीडिंग सेक्शन होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं जैसे कि हम आपको बताएं डायग्राम बता के कि ऊपर सबसे ऊपर में कौन सा रहता है, तो लीडिंग सेक्शन बोला जाता है। फिर उसके बाद हेडिंग सेक्शन, याद रखिएगा 6 सेक्शन होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए 62 क्वेश्चन पे आते हैं। 62 क्वेश्चन कि नेशनल लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है? तो मैं बता देता हूँ कि 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक आपका नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA कब बना है? इंपॉर्टेंट है। तो 1933 ईस्वी में बना है, 1930 ईस्वी में बना है। मैं जो भी रहता हूँ एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो 1968 ईस्वी में 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। पुस्तकालय का महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ये पुस्तकालय दिवस भी मनाया जाता है। लाइब्रेरियन डे अलग होता है, लाइब्रेरी डे अलग होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आप लोग बस वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। आपके लिए टाइम निकाल के रोज़ रात 8 बजे ही क्लास चलेगा, क्योंकि मैं फिर सुबह से क्लास में रहता हूँ, स्कूल में रहता हूँ। उसके बाद ही आपको क्लास पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें। राष्ट्रीय आयु विज्ञान मतलब नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कब बना? तो 1966 ईस्वी में बना है, 1966 में बना है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। ये दिल्ली में है, एम्स के माध्यम से बनाया गया था। दिल्ली कभी एम्स जाएं तो उसमें देखिएगा लाइब्रेरी कौन सा है, मेडिकल लाइब्रेरी, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि ये 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ जान सकते हैं। बस आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को क्लास कैसा लग रहा है बताइएगा। फिलहाल भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जैसे कि अभी हम जस्ट बताएं, ILA कब बना है? तो 1933 ईस्वी में बना है। तो ये भारत का पुराना बोल सकते हैं, सबसे बड़ा संघ बोल सकते हैं। संघ के बारे में ज़रूर जानिएगा, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए। 1933 ईस्वी में बना है ILA, ठीक है। तो इसके बोलेंगे चेयरमैन कौन है, तो आपको मैं बता देता हूँ। इसका मुख्यालय खास तौर पे कहाँ है, तो मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको फिर रोज़ रात 8 बजे मिलेगा KVS और NVS के लिए डेली आपके लिए, और साथ ही GK रीजनिंग का भी वीडियो रहेगा। जिनको कैसा लगा क्लास वो बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया। लाइक शेयर कमेंट।